नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं, हमारे देश में कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक से रिलेटेड है। कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक का मतलब होता है गर्भ निरोधक उपाय। भारत में आज के समय में बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कोई कहता है कि हमें एक ही बच्चा चाहिए, कोई बोलता है कि हमें दो बच्चे चाहिए, या फिर किसी को दो बच्चों के बीच में गैप रखना है। तो इस समय में वो जिन गर्भ निरोधक उपायों को अपनाते हैं, क्या वो एफोर्डेबल है? एफोर्डेबल का मतलब होता है हमारी रेंज में होना चाहिए, प्राइस रेंज में। यदि वो हमारी प्राइस रेंज से बाहर होंगे तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इससे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। फिर प्रेगनेंसी हमको नहीं चाहिए तो फिर गलत तरीके से गर्भपात होता है, और गलत तरीके से गर्भपात होने के चलते चलते या तो माँ की मृत्यु होती है या फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में रिसर्च को कैसे करके बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है फंडिंग की। लेकिन सरकार अभी कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई हैं, ऐसे कानून लेकर के आई है जिसके अंतर्गत वो इनको बोलती है, रिसर्च संस्थाओं को, कि आप अपनी कमाई खुद करिए। मतलब ये है कि सरकार अपनी फंडिंग को कम करना चाहती है। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि कॉर्पोराइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है। इसका मतलब ये है, भारत में जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी लेबोरेटरी हैं, उनका कैसे करके कॉर्पोराइजेशन किया जा रहा है, उनको एज ए कंपनी के तौर पर तब्दील किया जा रहा है इंडिया में। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो सरकार की तरफ से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी जाती है, और यहीं से सरकार ने दरवाज़ा खोल दिया है इन कंपनियों के लिए कि आप अब फंडिंग कहाँ से प्राप्त करेंगे, आप मार्केट से फंडिंग प्राप्त करने की कोशिश करिए। तो फंडिंग के लिए जो प्रपोर्शन डिज़ाइन किया गया है ना, यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है साइंस रिसर्च को कॉर्पोराइजेशन करना है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना और इसके वित्त पोषण के तरीके से सरकार की योजना के बारे में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सरकार निगमीकरण करना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है इस प्रकार की रिसर्च संस्थाओं का। अभी हाल फिलहाल में यदि हम बात करें 107वें नंबर की, जो इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इंडियन साइंस कांग्रेस बेंगलुरु 107वें नंबर की बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था जनवरी 2020 में। यहाँ पर हमको न्यू पॉलिसी देखने को मिलती हैं नॉलेज प्रोडक्शन के ऊपर मोदी की लीडरशिप में। इसमें बोला जाता है यंग रिसर्चर लोगों को कि आप इनोवेट करिए, पेटेंट करिए, प्रोड्यूस करिए एंड प्रॉस्पर करिए। 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब तक आप संस्थाओं को पैसा नहीं देंगे तब तक संस्थाएं आगे कैसे करके बढ़ेंगी। ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए, बहुत सारे लंबे समय से हम ये देखते थे कि जो करंट रूलिंग रिजीम है वो लेबोरेटरी को डायरेक्ट करता था, ठीक है, दिशा निर्देशित करता था, एंड अदर जो रिसर्च सेंटर हैं उनको क्या बोलता था कि अर्न करिए उनकी रिवेन्यू को एक्सटर्नल सोर्सेस से। रिवेन्यू आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस से। इसके लिए आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्टाइज आपके पास में है, आप उनकी मार्केटिंग करिए एंड इन्वेस्ट करिए सरप्लस में टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल मिशन। इसके अलावा कुछ आप ऐसे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जो कि हमारे नेशनल मिशन के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। अब थोड़ा सा इतिहास की तरफ यदि हम जाते हैं तो देहरादून डिक्लेरेशन की बात करते हैं।
तो जो पॉलिसी पोजीशन हम देखे हैं इसको हम ट्रेस कर सकते हैं देहरादून डिक्लेरेशन के माध्यम से। इसको प्रिपेयर किया गया था डायरेक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स 2015 की तरफ से। तो देहरादून डिक्लेरेशन सन 2015 में आया था। इसमें डायरेक्टर लोग शामिल हुए थे कहाँ के, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब, सन 2015 की ये बात है। यहाँ पर बोला जाता है कि भाई हम ये डिसाइड कर रहे हैं टू मार्केट पेटेंट एज ए मीन्स टू सेल्फ फाइनेंस रिसर्च। क्या बोला जा रहा है? अब जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कंपनी एक्ट की धारा नंबर 8 का यहाँ पर हम वर्णन करना चाहते हैं। इसमें सरकार चाहती है कि जो साइंस के इंस्टीट्यूट हैं, साइंस की जो संस्थाएं हैं, इनको अब धारा 8 कंपनियों के रूप में, कॉरपोरेशन के रूप में रजिस्टर अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो निजी कंपनियां हैं या फिर जो शेयर धारक होते हैं पैसा निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से सरकार की प्लानिंग हाल फिलहाल में चल रही है। मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अब उनको एज ए प्राइवेट कंपनी के तौर पर कहना चाहिए, सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि वो अपना पैसा खुद ही जुटाएं रिसर्च के लिए। सरकार ने इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी थी शॉर्टकट में, जिसको ANRF बोला जाता है। इसकी स्थापना सरकार ने ANRF एक्ट 2023 के माध्यम से की है। इसमें हम कुछ मैकेनिज्म लेकर के आए हैं ताकि हमारे देश में रिसर्च को फंड प्रोवाइड किया जा सके, पैसा दिया जा सके। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच में जो लिंक है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट करना। साथ में जो एकेडमिया एंड इंडस्ट्री है इनके बीच में रिश्ते को बेहतर बनाना है। कैसे करके इंडस्ट्री की ज़रूरत को कोई रिसर्च संस्था पूरा कर सकती है। जैसे कभी कोई इंडस्ट्री बोलती है कि हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम आ गई है, हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अब जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो खुद सामने आएंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ANRF को लेकर के निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ बोला गया था, जिसमें बोला जाता है कि वी विल ऑपरेशनलाइज द ANRF फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। सरकार का कहना है कि हम ANRF को ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं ताकि हमारे देश में जो बेसिक रिसर्च है एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। यहाँ पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की यदि हम बात करें ANRF में, ठीक है, तो यदि कोई रिसर्च संस्था कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी मार्केटिंग होगी या नहीं होगी, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, कहाँ क्या करना है, इस चीज़ का आकलन करना है। इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ सरकार की मुख्य रुचि उस शोध को वित्त पोषित करने में है जो बाजार की ज़रूरत को पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर पैसा कहाँ पर डाला जाएगा? यहाँ डाला जाएगा जहाँ पर बाजार की डिमांड पूरी होगी। कुल मिलाकर के फंडिंग को यहाँ पर डिजाइन करने की कोशिश करी जा रही है। वहीं यदि हम बात करें फंडिंग टू ANRF की, फंडिंग कैसे करके दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, तो इसको हम हर साल 50,000 करोड़ रुपया देंगे। सॉरी, हर साल नहीं, 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। एंड इसका जो 72% पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर से आने वाला है। इसका मतलब ये है सरकार अब अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली नहीं है, मात्र 30% ही करेगी। गवर्नमेंट ने ये सोची है कि हम हमारे रोल को रिड्यूस करना चाहते हैं। पैसा जो हम दे रहे हैं अब हम नहीं देंगे, हम कम पैसा देंगे। एंड कुल मिलाकर के देखा जाए जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है इसको कैसे करके हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आज के समय में नॉलेज है वो एक कमोडिटी हो गया है और इसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब इसको आप बेच रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट में हम देखेंगे जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने सिग्निफिकेंट तरीके से पीछे छोड़ दिया है गवर्नमेंट फंडिंग को। ओवर द लास्ट डिकेड इट इज़ क्लस्टर्ड मोस्टली इन IT एंड फार्मास्यूटिकल। ये ज़्यादातर हमको कहाँ पर देखने को मिल रहा है फंडिंग का काम?
ये हमको देखने को मिल रहा है आईटी और फार्मास्यूटिकल के ऊपर सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, रिसर्च के माध्यम से जो नॉलेज जनरेट किया जा रहा है उसको कमोडिटी के तौर पर हम देख रहे हैं और इसकी हम मार्केटिंग करेंगे और पैसा कमाएंगे, ऐसा प्लानिंग चल रही है। अब ये जो हम मार्केट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ये कहाँ से आया है? अब जैसे कि इस चीज़ का डिस्कशन किया जाता है प्रबीर पुरकायस्थ की तरफ से, उनकी बुक में नॉलेज एज कॉमन्स, ये बुक है, ठीक है। इस बुक के बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, नॉलेज एज कॉमन्स। इसमें कुछ कुछ टर्म्स हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के समय में दो क्लोजली इंटीग्रेटेड हो चुके पार्ट हैं, पहले कभी ऐसा हमको देखने को नहीं मिला था। एंड जो साइंटिफिक एडवांसेस हैं कैन नाउ एंड अप एज मार्केटेबल प्रोडक्ट मोर रैपिडली। तो जो साइंटिफिक एडवांसमेंट आज के समय में हमको देखने को मिल रहा है, ये कैसे करके ख़त्म हो रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है, तो वो है विपणन योग्य उत्पादों के रूप में सामने आ रहा है। वैज्ञानिक प्रगति कैसे सामने आ रही है कि हमारे पास में नॉलेज है, उससे हम पैसा कमाएंगे। इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है और यही सब के चलते चलते आप देखेंगे ना, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से जो कहना चाहिए नॉलेज है और साथ ही साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इससे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या काम कर सकती हैं, अपने पेटेंट को प्राइवेट कारपोरेशन को बेच सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें या फिर अन्य रिसर्च संस्थाओं की बात करें, उन्होंने कोई चीज़ की खोज करी है तो अब वो क्या काम कर सकते हैं, अपने पेटेंट को, अपने अधिकार को, कॉपीराइट को बेच सकते हैं प्राइवेट कंपनीज को। इस प्रकार से जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना पैसा कमा सकती हैं। अब सरकार का ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, इसके बावजूद भी हमको कुछ यहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की यदि हम बात करें ना, तो हमेशा से ही वो प्रॉफिट के ऊपर ही काम करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि देश की ज़रूरत क्या है, वो देखेगा कि मैं कैसे करके पैसा बना सकता हूँ। इसलिए सरकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए इनका प्राइवेटाइजेशन उतना ठीक समझ में नहीं आता है। तो आज के समय में क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इसको केवल और केवल पब्लिक फंडिंग को इंक्रीज करके हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल है कहाँ पर, बेसिक साइंस में, ठीक है। आज के समय में एडवांस की तरफ हमको नहीं जाना है, हमें खाली चर्चा करना है बेसिक साइंस की, ठीक है। बेसिक साइंस को हम कैसे करके ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर पहले हम फोकस करते हैं। तो इस चीज़ का हम अनुमान कैसे करके लगा रहे हैं, प्रॉस्पर्स एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। कोई संस्था कैसे करके नॉलेज को एक्वायर कर सकती है, ठीक है। ए प्रॉब्लम डिफाइंड बाय कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। और कैसे करके समस्या का हम हल कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ चलती है बेसिक साइंस के अंतर्गत। अब कंट्री वाइज यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो भारत कितना पिछड़ जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। पब्लिक फंडिंग कितनी दी जा रही है साइंस रिसर्च के मामले में इंडिया में, इसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं इकोनॉमी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। लेकिन जो रेशो है पब्लिक फंडिंग का साइंस रिसर्च के मामले में, ये मात्र कितना है, 0.6 से लेकर के 0.7% है जीडीपी का, यदि हम पिछले 10 साल का डेटा उठा करके देखते हैं। तो आप साउथ कोरिया जैसी कंट्री से भी पिछड़ गए हैं, जो कि जीडीपी का 2 से लेकर के 3% खर्चा करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में चाइना को पछाड़ देगा या फिर अमेरिका को पछाड़ देगा? आप तो साउथ कोरिया का भी सामना नहीं कर सकते। हालांकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनकरेज किया जा रहा है फंडिंग के लिए, तो जो गवर्नमेंट है
उसको इंक्रीज करना पड़ेगा बेसिक साइंस के ऊपर एंड नॉन प्रॉफिट रिसर्च एलोकेशन के ऊपर। फिर आगे फ्री इंक्वायरी की बात करी जाती है। हमें जो हमारी इंक्वायरी है एंड जो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है किसी भी इंस्टीट्यूट की, रिसर्च संस्था की, उसको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर नीरजा गोपाल जयाल की यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि उन्होंने रिसर्च संस्थाओं को लेकर के क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ पर एक प्रकार से कहना चाहिए बैरियर बन जाती है। ये हमेशा से ही पब्लिक यूनिवर्सिटी को प्रभावित करते रही है, उनकी ऑटोनॉमी को प्रभावित करते रही है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बहुत सारी जो रिसर्च संस्थाएं रहती हैं जिन उनको रिसर्च करने के लिए कोई चीज़ खरीदना है तो सरकार कहेगी ये टेंडर में लो, यहीं से लो, ई मार्केट प्लेस में लो, इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो उनको आज़ादी होना चाहिए ना कि भाई यदि कहीं से उनको सस्ता मिल रहा है, बेटर क्वालिटी का मिल रहा है तो वो वहाँ से खरीद लें। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने जहाँ बोला वहीं से ही वो चीज़ों को खरीदेंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं भारत में गर्भ निरोधक उपायों के बारे में। किसी भी कंट्री के लिए यदि बर्थ कंट्रोल की बात करें, प्रजनन दर को कंट्रोल करने की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो टेक्नोलॉजी है, मेथड है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के समय में भारत में जो जन्म दर है उसमें तेज़ी के साथ में गिरावट आई है। ये कैसे करके संभव हो पाया है? ये चीज़ संभव हो पाई है गर्भ निरोधक उपायों के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया गया है, या फिर ये जो उपाय हैं या तो इनमें हमको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। ठीक है, कोई ज़रूरी ही नहीं है कि गोलियां ही खाई जाएं, इसके गोली के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आज के समय में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि लोगों की रीच के अंदर में होना चाहिए। रीच के अंदर में होने का मतलब ये है उनका प्राइस सही होना चाहिए। यदि प्राइस कम रहेगा तो लोग आसानी से खरीद पाएंगे और इनका यूज़ हो पाएगा। यदि इनका प्राइस हाई रहता है ना तो फिर लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और इनसे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के बाद सरकार ने नियम कानून बना दिए हैं कि गर्भपात आजकल होता नहीं है आसानी से, तो फिर इलीगल तरीके से गर्भपात कराया जाता है। ठीक है, पता नहीं कौन कौन सी गोली दवाई खा खा करके फिर कैसे भी करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है और उससे फिर माँ के ऊपर खतरा हो जाता है, या फिर कहना चाहिए कभी कभी तो इससे माँ की जान चली जाती है या फिर बच्चे की भी जान जा सकती है इस प्रकार के उपाय अपनाने से। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। द वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंगल डोज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। आज के समय में ऐसा हो गया है ना कि गर्भ को रोकने के लिए बहुत सारी गर्भपात करने के लिए बहुत सारी गोली दवाई अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ से हमें पता चल गया है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहा है। ठीक है, टू द चॉइसेस वुमेन आर मेकिंग, कि भाई जो है महिलाओं की भी चॉइसेस है, उस चीज़ को क्या गवर्नमेंट फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जैसे कि ये एक गोली का नाम यहाँ पर बताया गया है, क्या नाम है, लेवोनोर गेस्ट्रेल 1.5 mg। ये है पेरिकोइटल यूज़ के लिए। पेरिकोइटल कॉन्ट्रासेप्शन की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये होती क्या है। इसके अंतर्गत हम कुछ ऐसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कहना चाहिए जब संबंध बनाए जाते हैं उस समय यूज़ करी जाती हैं, एट द टाइम ऑफ सेक्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कॉन्डोम्स एंड डायाफ्राम होते हैं। तो ये जो डायाफ्राम्स होता है ना, इसका इस्तेमाल लड़कियां करती हैं, वुमेन्स करती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए आज के समय में कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसका मतलब ये है नए नए ऑप्शन यदि आते हैं तो चीज़ें सस्ती होती जाती हैं, इसीलिए नए नए ऑप्शन से महिलाओं को भी थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है अपने अधिकारों को लेकर के। अब
ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं कुछ कुछ। ओरल जैसे नाम से ही क्लियर हो गया है कि इनको आप मुंह के माध्यम से, गोली दवाई के माध्यम से ले रहे हैं। डाटा ये बताता है कि जो सेल ऑफ ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, गोली दवाई है जिसको शॉर्टकट में ECPS बोला जा रहा है, वो 35 मिलियन से भी ज़्यादा है एनुअली यदि देखा जाए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोग कितना खा रहे हैं? 35 मिलियन से भी ज़्यादा खाई जा रही हैं सालाना। इसके अलावा जो डेकेडियल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, इसका मतलब ये है यदि हम बात करें पिछले 10 साल क्या ग्रोथ रेट रही है, तो वो 12% के हिसाब से ग्रोथ रेट एनुअल हमको देखने को मिली है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पर कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में। इसके अंतर्गत ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद कैसे करके हम प्रेगनेंसी को कहना चाहिए रोक सकते हैं। इसके अंतर्गत आ जाते हैं क्या? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं 5 दिन के भीतर ही आपको इनका इस्तेमाल करना है। These are recommended for within 5 days of unprotected sex। यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो 5 दिन के भीतर में ही आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जितना जल्दी से जल्दी आप इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा इनका इफ़ेक्ट रहता है। तो कुल मिलाकर के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसी से। ये क्या काम कर देती हैं? डिले कर देती हैं या फिर प्रिवेंट कर देती हैं ओव्यूलेशन को, मतलब गर्भ नहीं ठहरेगा इन गोली को यदि खा लेते हैं। इसके अलावा WHO ने क्या बोला है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला है कि जितनी भी जो वुमेन्स हैं इसमें वो लोग भी इंक्लूड हैं जो कि यूज़ नहीं करती हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं ACP को सेफ तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से। और यदि हम बात करें कि क्या इनको खाने से कोई खतरा होता है, ये क्या है, एकदम आप बहुत लंबे समय तक तो खाते नहीं हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं बनती है जिसके चलते चलते ECPS अनसेफ हों किसी भी महिलाओं के लिए। WHO का कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हेल्थ रिस्क नहीं है यदि आप यूज़ करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस को तो। लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं एक वुमेन को फ्रॉम प्रेगनेंसी फ्रॉम एक्ट्स ऑफ सेक्स मोर देन 24 आवर्स आफ्टर शी टेक्स ECPs। तो 24 घंटे की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। वो प्रोटेक्ट नहीं करती हैं वुमेन को प्रेगनेंसी से यदि 24 घंटे के बाद आप ये गोली दवाई लेती हैं, तो उतनी ज़्यादा कोई कहना चाहिए गारंटी नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करना चाहते हैं जिसके माध्यम से गर्भ निरोधक कहना चाहिए उपाय अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर क्या काम करता है? फैमिली प्लानिंग। जैसे कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर से मिलते हैं, फैमिली प्लानिंग की चर्चा करते हैं कि कब बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच में अंतर कैसे रखेंगे। इसके अलावा यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो कैसे करके आप कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से गर्भ निरोधक उपाय हैं। इस प्रकार की चर्चा फैमिली प्लानिंग के माध्यम से होती है सरकारी हॉस्पिटल में। साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल में आप देखेंगे नसबंदी का काम होता है। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें इंक्लूडिंग है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ये चीज़ भी आप लगा सकते हैं। साथ ही पोस्ट पार्टम इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस भी आप सरकारी हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर मतलब लोग दुकान जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर गोली दवाई ले लेंगे या फिर कॉन्डोम्स वगैरह, प्राइवेट सेक्टर में बहुत इनका योगदान रहा है। अब रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव की यदि हम बात करें तो जो रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं ना, इन उपायों को अक्सर महिलाएं अपनाती हैं। The place decision in the hand of girls and women, supporting their agency and productivity, autonomy to decide if they want to have children, when and how and many। तो हम
किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो ये कहना चाहिए कुल मिला करके महिलाओं के हाथ में छोड़ दिए हम, उनको बच्चा चाहिए, कब चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड करता है। अब हम एक सिग्निफिकेंट कदम की बात कर रहे हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड लेवोनोर्गेस्ट्रल 1.5 mg। हम क्या बोले हैं यहाँ पर कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसका मतलब ये है सरकार ने लिस्ट तैयार कर दी है इसेंशियल मेडिसिन्स की। अब इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट तैयार कर दी, इसके बाद सरकार क्या काम करती है? प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि ये जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं ना, लोगों की पहुंच से बाहर ना हो जाए। यदि बाहर होते हैं तो इससे लोगों की हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने इंक्लूड करी थी एक सिंगल डोज रेजिमेन ऑफ लेवोनोर्गेस्ट्रल 1.5 mg को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। सरकार इसको शामिल कर चुकी है। ये जो लिस्ट होती है इसको इशू किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। इसका मतलब ये है सरकार सस्ती दवाई अवेलेबल कराएगी, साथ ही साथ क्वालिटी को एश्योर्ड कर देती है। आप एकदम आंख मूंद कर ये गोली दवाई खरीद सकते हैं। फिर सरकार प्रमोट करती है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को एंड फोकस करती है कॉस्ट को, सेफ्टी को एंड एफिकेसी को। वहीं यदि हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेवोनोर्गेस्ट्रल 0.75 mg टैबलेट की बात करें तो इसको इंक्लूड किया गया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में 2003 में, लेकिन बाद में हम देखते हैं इसको रिप्लेस कर दिया जाता है लेवोनोर्गेस्ट्रल 1.5 mg टैबलेट के माध्यम से, टू बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अक्रॉस पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये आप देख सकते हैं कि सरकार यदि इसको फ्री कर देती है तो लोगों के लिए कितनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये आपको पब्लिक हेल्थ सिस्टम के माध्यम से ही मिल सकती। वहीं यदि आप यही गोली खरीदने के लिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तो आपको 99 से लेकर के 110 रुपये में पड़ जाएगी। लेकिन सरकार क्या काम करी थी, जो 2 टैबलेट पैक है इसको कंट्रोल किया गया था 22.53 पर टैबलेट के हिसाब से NLEM के माध्यम से। अब यदि हम बात करें इंडिया क्या है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी में पहुंच चुका है, तो ये कैसे करके संभव हो पाया है। तो हम रिप्लेसमेंट लेवल में पहुंच चुके हैं अपने जनसंख्या के। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है पर वुमेन, इसमें बहुत फर्क आ चुका है आज के समय में। पहले एक महिला अपनी औसत आयु मतलब लाइफ टाइम में 2 बच्चे या फिर उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी, तो आज से ये क्या है ना 3 से कम हो गया है, 4 से कम हो गया है। इस प्रकार से हम रिप्लेसमेंट लेवल पर आ चुके हैं। ये आखिर कैसे करके संभव हो पाया है, तो इसके लिए जो सरकार कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस को एक्सपांड कर रही है, विस्तार करते जा रही है, साथ ही साथ काउंसलिंग का काम करवाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज अवेलेबल कराती है, लोगों को एजुकेट करना है गुड लाइफ की तरफ, क्वालिटी लाइफ की तरफ लोग कैसे करके जा सकते हैं, इसके माध्यम से ये सारी चीज़ संभव हो पाई है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेस है ना, उसमें बहुत वेरिएशन हमको देखने को मिला है। अलग अलग रीजन में जो फैमिली प्लानिंग का काम चल रहा है, फोकस किया जा रहा है कि कैसे करके इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग पहुंचाई जा सकती है कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद वहीं यदि हम बात करें टोटल डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग की, तो जो करंट मैरिड वुमेन है जिनकी उम्र 15 से 49 ईयर्स है इंडिया में, ये इंक्रीज़ हो चुका है। 66% था 15-16 में, जो कि बढ़कर के 76% हो गया है। फैमिली प्लानिंग की जो ज़रूरत है वो डिक्रीज़ हुई है 13% 2015-16 से 9% 2000। अगली जो चर्चा यहाँ पर हम करना चाहते हैं दोस्तों, ये बंगाल में एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है और कुल मिला के वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पर एक जो लेडीज़ डॉक्टर है, बताया जा रहा है कि उस लेडीज़ डॉक्टर का रेप किया जाता है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बंगाल में प्रोटेस्ट बहुत तेज हो गया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं CBI के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है। तो ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। ये करप्शन रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, केस ऑफ कन्वेंशनल क्राइम है। ये 2-3 किस्म के क्राइम को हैंडल करने का काम करती है। तो अब चूँकि ये क्या है, इंडिया की कहना चाहिए सबसे आगे वाली एजेंसी है। ये प्रोवाइड करती है एक सेंट्रलाइज मैकेनिज़्म हाई क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहीं यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये 1941 में इसका इतिहास जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करी थी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके केसेस ऑफ ब्राइबरी को, करप्शन को। तो ये 1941 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों ने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट स्थापित किए थे, ताकि जो लोग घूस ले रहे हैं, करप्शन में शामिल हो रहे हैं, इनके जो पकड़ धकड़ को कहना चाहिए कंटिन्यू करने के लिए कानून सरकार लेकर के आई थी उस समय में, अंग्रेज़ों की सरकार। तो वार एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड वार सेकेंड के समय में जो करप्शन हो रहा था ना, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद जैसे ही ये वॉर ख़त्म होता है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की ज़रूरत फील करी गई थी, ताकि जो ब्राइबरी है एंड करप्शन के केसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ने ब्राइबरी लिए हैं, घूस लिए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी जांच हो सके। वहीं यदि हम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करें तो इसको हम 1946 में लाए और ये काम करना चालू कर दिया। इसने ट्रांसफ़र कर दिया था सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को। किसको चला गया? अब ये होम डिपार्टमेंट को चला गया, एंड इट्स फंक्शन वर इनलार्ज टू कवर ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले लिमिटेड काम था इसका, अब इसको हम ऑल डिपार्टमेंट में कहना चाहिए कन्वर्ट कर चुके हैं, काम इसका बढ़ा चुके हैं। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में एक रिजोल्यूशन के माध्यम से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी। इस रिजोल्यूशन के माध्यम से दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को मर्ज कर दिया गया था सीबीआई के साथ में, एंड एक डिवीज़न बना दिया गया था सीबीआई का। इसके बाद में सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया था फ्रॉम द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। तो आप देखते हैं कि पहले ये जिसके अंडर में काम करती थी ना, उसको चेंज कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ये काम करती थी, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कि इधर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को चेंज कर दिए हैं। तो देखिए, चूंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा आई थी, इसलिए इसको आप संवैधानिक बॉडी नहीं बोल सकते, ना ही इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हैं। इसको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के माध्यम से 1900। न्यूज़ की तरफ चलें और अभी तक जो भी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए, अभी भी डॉक्टर लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, और ये लोग तो शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई जांच के बारे में कहना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में वहाँ के हाई कोर्ट को अनुमति देनी पड़ी है, क्योंकि पुलिस इस मामले में ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाई है, ना ही इस मामले में कोई प्रोग्रेस हो पाई है। हालांकि ममता बनर्जी ने पुलिस को डेडलाइन दे दिया था कि 18 तारीख तक आप जो है इस केस को एकदम हैंडल करिए, जल्दी से जल्दी इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो पिटिशनर को लग रहा है कि जांच में देरी हो रही है। फैक्ट एंड जो सर्कमस्टांसेस हैं इस केस के, वारंटेड एप्रोप्रिएट ऑर्डर विदाउट डिले, मतलब एकदम जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए, ऐसा कोर्ट का कहना है। एंड कोर्ट ने प्रोटेस्टिंग करने वाले डॉक्टर को बोला है कि आप अपना जो स्ट्राइक है उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन है पेशेंट के ऊपर। यदि आप लोग पूरा इस प्रकार से हड़ताल करेंगे ना, तो पेशेंट लोगों का क्या होगा, उनकी जान की रक्षा कौन करेगा। स्टेट पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है एनी अदर पर्सन्स को जो भी इलीगली इन्वॉल्व था, ठीक है, इस
ऑफेंस को अंजाम देने के लिए। द प्लेस वेयर द क्राइम हैड बीन कमिटेड एज्यूम्स एक्स्ट्रॉर्डनरी इम्पोर्टेंस, और जहाँ पर ये अपराध हुआ है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंस वाली जगह है, ठीक है। इट इज़ इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। इसलिए उन्होंने क्या काम कर दिया है कि आप एक काम करिए, इसको आप जो है सीबीआई की जांच करवाइए। पुलिस को बोल दिया है आपके पास में जो जो चीज़ है, रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज है, स्टेटमेंट है, और भी किसी प्रकार का जो मटेरियल है, आप किसको हैंड ओवर करेंगे, आप सीबीआई को हैंड ओवर करेंगे बाई 10 AM टुमारो, ऐसा हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है। अगला जो न्यूज़ का आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये हाल फिलहाल में अभी जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जापानी जो मंत्री हैं ना, अगले सप्ताह नई दिल्ली आने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में देखा जाए पार्लियामेंट में अभी कहना चाहिए क्या है, कामकाज नहीं हो रहा है, इसलिए भारत ने बैठकों का कूटनीतिक दौर चालू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी जापानी समकक्षों से वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करेंगे, क्योंकि अभी संसद में अभी कोई कामकाज नहीं चल रहा है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम अगले सप्ताह नई दिल्ली की यात्रा पर आएंगे। इस यात्रा से ये जो यात्रा है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है यदि हम इंडिया मलेशिया टाइज को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रेटजिक हो, ट्रेड हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो। एंड यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे मेजर डेवलपमेंट, जैसे कि बांग्लादेश, गाजा, ईरान एज वेल एज, इनके ऊपर चर्चा होने वाली है कि ऐसी समय में इनकी ये यात्रा हो रही है। तो पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो चुका है, इसलिए डिप्लोमेटिक जो आउटरीच है अब तेज़ी से बढ़ रही है। नई दिल्ली होस्ट करेगा इंडिया जापान 2+2 विथ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवल करने वाले हैं पोलैंड एंड यूक्रेन की यात्रा को। इब्राहिम की जो विजिट है इंडिया की वो रखी गई है 19 से 21 अगस्त की। तो ये उनकी पहली यात्रा होने वाली जब से उन्होंने इलेक्शन को जीता है। ये 2022 से प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के। इसके अलावा इनकी जो विजिट है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं काफ़ी स्मूथ ओवर सम द इरिटेंट बिटवीन प्रीवियस मलेशियन गवर्नमेंट एंड इंडिया दैट लीड टू टेंशन इन टाइज। मतलब ये बोला जा रहा है कि इनके पहले जितने भी जो लीडर रहे हैं ना, उनके साथ में उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही थी, लेकिन ये रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं भारत और मलेशिया के बीच में। तो ये एक मॉडरेट रिफॉर्मर माने जाते हैं एंड ये दिल्ली आए थे 2019 में एज ए मेंबर ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ महाथीर मोहम्मद एंड प्रेसिडेंट ऑफ रूलिंग पार्टी। ये उस समय में रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय भी इन्होंने स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज के लिए जोर दिया था। हालांकि देखा जाए इंडिया से इन्होंने बहुत सारे मुद्दे को उठाया है। इन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया था मोदी गवर्नमेंट का जब उन्होंने चेंजेस किया था जम्मू एंड कश्मीर को जब भारत में इंटीग्रेट किया गया था ना, उस समय में विशेष जो दर्जा हटाया गया था, उस समय में भी मलेशिया ने क्रिटिसाइज़ किया था। इसके अलावा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उनको जो उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा था उसका भी उन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा मिस्टर मोहम्मद की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, वो हैंड ओवर नहीं करेंगे जाकिर नायक को। द प्रीचर वांटेड इन इंडिया ऑन चार्जेस ऑफ टेरर। इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे टेरर के चार्जेस थे टेरर एक्टिविटीज़ के लिए। यही सब के चलते चलते इंडिया ने पाम ऑयल इंपोर्ट को कैंसिल कर दिया था मलेशिया से अपना बदला लेने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सन यदि हम 2020 की बात करें तो नई दिल्ली द्वारा 45 देशों, जिनमें से अधिकतर मलेशिया और इंडोनेशिया से थे। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? बात कर रहे हैं न्यू दिल्ली का डिसीजन था कि हम डिटेन करेंगे 2500 फॉरेनर्स को 45 कंट्रीज से। इसमें ज़्यादातर मलेशिया एंड इंडोनेशिया के थे जो हु हैड कम टू दिल्ली फॉर तबलीगी जमाअत कॉन्फ्रेंस। इसने भी क्या है, संबंधों को और भी ज़्यादा खराब कर दिया था। तो 45 देशों के लोग आए थे तबलीगी जमात में। तो जो 2500
फॉरेनर्स हैं ना उनको डिटेन किया जाएगा, ऐसा इंडिया ने बोला था। हालांकि जब इब्राहिम की जो जीत हुई है तो जो टू कंट्रीज़ हैं ना उन्होंने संबंधों को कहना चाहिए थोड़ा सा आसान बनाया है। वहीं यदि हम देखें ये जो इब्राहिम की विज़िट है, मिस्टर जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होल्ड करेंगे इंडिया जापान 2+2 बातचीत को। उनके काउंटर पार्ट जापानीज फॉरेन मिनिस्टर योको कामिकावा एंड डिफेंस मिनिस्टर मिनोरू काहिरा के साथ में, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ में यहाँ पर होने वाली हैं। वहीं यदि देखा जाए भारत और मलेशिया के बीच में 2+2 2022 में ये जापान की हम बात कर रहे हैं, 2+2 की यदि हम बात करें 2022 में बातचीत होती है। यहाँ पर डिस्कशन किया गया था इंडिया जापान स्ट्रेटजिक टाइज के ऊपर, इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक एंड क्वाड कोऑपरेशन की भी चर्चा हुई थी। ये सारे मुद्दे फिर से यहाँ पर उठाए जाने वाले। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लोग डिस्कस करेंगे अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जो सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर इंडिया एंड जापान कोऑर्डिनेट करेंगे क्लोजली। ठीक है, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं एज ए पार्ट ऑफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो कसीदास फ्यूचर ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, बहुत सारे हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। हालांकि सितंबर के अंत में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर किसीदा की अपनी नेतृत्व की लड़ाई और नवंबर की शुरुआत में अमेरिकी चुनावों को देखते हुए अगले कुछ महीने में क्वाड का समिट होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लेकिन 2+2 की जो बातचीत है उसकी संभावित तारीखों पर चर्चा करने की यहाँ पर उम्मीद है।